welcome to my YouTube channel. So in today's video, we are going to discuss class 9th Histories, chapter 1st, which is the French Revolution. So let's begin. On the morning of 14 July 1789, हमारा चैप्टर इस दिन से शुरू हो जाता है 14 जुलाई 1789। सबसे पहले इस इंसिडेंट को डिस्क्राइब किया है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डे होने वाला है इन द इंटायर फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इस दिन जो कैपिटल सिटी है पेरिस, वो अफरा तफरी के माहौल में है। यहाँ पे राजा ने आदेश दिया है अपने सैनिक टुकड़ियों को कि वो जाकर स्थिति को संभाले, और तभी अफवाहें फैल जाती हैं कि जो राजा के जो सैनिक हैं उन्हें आदेश मिला है कि वो लोगों पर ओपन फायर करने वाले हैं, खुलेआम फायर करने वाले हैं। तो कुछ 7,000 महिलाएं और पुरुष मिलकर पीपल्स मिलिशिया बनाते हैं, मतलब एक मिलिट्री ग्रुप बनाते हैं, और इसी में से कुछ 100 लोगों का ग्रुप जो है वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ सिटी की तरफ बढ़ जाता है। पेरिस के ईस्टर्न पार्ट ऑफ सिटी में क्या लोकेटेड है? बैस्टाइल। तो बैस्टाइल एक प्रिजन फोर्ट्रेस रहता है और वहाँ पर लोग उम्मीद करते हैं कि उन्हें क्या मिलेगा। क्यों गए थे उधर? उन्हें पता था कि ये जो फोर्ट्रेस प्रिजन है यहाँ पे बहुत सारे हथियार मिलने वाले हैं, होर्डेड एमुनिशन, जमा किया हुआ बहुत सारा हथियार है। तो इन्होंने क्या किया, इसको स्टॉर्मिंग मतलब ध्वस्त कर दिया। वहाँ का जो कमांडर था बैस्टाइल का, उसे मार दिया गया और वहाँ पर 7 प्रिजनर्स थे जिन्हें आज़ादी दे दी गई। इसके बाद जो इसके अवशेष थे बैस्टाइल प्रिजन के, उसे लोगों में बेच दिया गया जो इसके याद के रूप में से रखना चाहते थे। बैस्टाइल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्टूड फॉर द डिस्पोटिक पावर ऑफ द मोनार्क। ये राजा की निरंकुश पावर्स को सिंबलाइज करता था। सभी इसे हेट करते थे। ये क्या था? एक फोर्ट्रेस प्रिजन था, और ये डिस्पोटिक मतलब होता है कि निरंकुश, जो कि एब्सोल्यूट पावर्स होते हैं, राजा जो चाहे वो कर सकता था, इसका ये एक सिंबल था। इसी से सभी इससे नफरत करते थे। इस इंसिडेंट के बाद यानी कि 14 जुलाई 1789 के बाद जो आगे के दिन थे उसमें और भी ज़्यादा दंगे फसाद देखने को मिले। लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे राजा के अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि जो उनका स्टेपल डाइट है ब्रेड, उसकी कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। राजा का काम क्या होता है कि वो अपने प्रजा की देखभाल करे, उनकी ज़रूरतों को पूरा करे, उन्हें फूड दिलाए। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हाई हो गई हैं इनकी प्राइसेस, और लोग भूखे रह रहे हैं, इसलिए ये लोग राजा के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो जो स्टॉर्मिंग ऑफ बैस्टाइल होता है ऑन 14 जुलाई 1789, उसके पीछे क्या कारण थे, क्या फैक्टर्स थे, क्या कॉजेज थे, इसको समझने के लिए हमें बैक डेट में जाना होगा। तो हम डिस्कस करेंगे फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। तो समय है 1774 का। इस समय लुइस 16 जो कि बर्बन फैमिली को बिलोंग करता है, बर्बन डायनेस्टी का राजा है, ये राजगद्दी पर आता है 1774 में। इस समय ये 20 ईयर्स ओल्ड है और इसकी वाइफ है मैरी एंटोनेट, जो कि ऑस्ट्रियन प्रिंसेस है, ऑस्ट्रिया कंट्री की प्रिंसेस है। लुइस 16 के सामने जब वो थ्रोन पर आता है तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। पहला चैलेंज तो उसके सामने ये है कि एम्प्टी ट्रेजरी, खजाना जो है खाली हो चुका है, क्योंकि फ्रांस बहुत सारे कंट्रीज के युद्ध में इन्वॉल्व था, लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर, जिससे खर्च आता है। सैनिक हैं, उन्हें युद्ध करना है, तो उसके पीछे आपको पैसा चाहिए, तो इससे जो ट्रेजरी है, जो खजाना है, वो ड्रेन हो चुका होता है। कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट, इमेंस पैलेस ऑफ वर्साइल, जो इनका कोर्ट है, जो राजमहल है, जो कि वर्साइल्स की पैलेस है, वहाँ का जो कोर्ट है, उसको रख रखाव पे भी काफ़ी ज़्यादा खर्च है। लुइस 16 के अंदर फ्रांस ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज को इंडिपेंडेंस गेन करने में मदद की, कॉमन एनिमी ब्रिटेन के अगेंस्ट। इसमें भी बहुत सारा पैसा जो है फ्रांस का बर्बाद चला जाता है। फ्रांस खुद, उसका जो खजाना है वो खाली है, और वो दूसरे कंट्रीज़ के वॉर में इन्वॉल्व हो रहा है, उनको हेल्प कर रहा है, जिसके चक्कर में उसका वेल्थ जो है और ही ज़्यादा ड्रेन होते जा रहा है। तो इससे हम देखेंगे कि 2 बिलियन लिवर जो फ्रांस की उस समय करेंसी थी, जो कि डिसकॉन्टिन्यू कर दी गई 1794 में, उस समय 2 बिलियन लिवर का कर्ज आ जाता है फ्रांस पर, जिस पर इस कर्ज को चुकाने के लिए बहुत सारे लोन लिए गए थे स्टेट से, जो कि 10% इंटरेस्ट उस पर चार्ज कर रहे हैं। इतना ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है कि मतलब जो टोटल अमाउंट है वो तो चुक नहीं पा रहा, कि इंटरेस्ट और ऊपर से 10% लग रहा है। अब कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग आर्मी, रनिंग गवर्नमेंट, इतना बड़ा स्टेट है फ्रांस, तो इसके पीछे भी जो आर्मी है, जो सैनिक हैं, जो इन्फेंट्री, ये सब जो कैवलरी मतलब सैनिक होंगे, पैदल सैनिक होंगे, घुड़सवार होंगे, वेपन्स हैं, ये सब है, उन सब के पीछे भी खर्च है और सरकार चलाना है। तो इन सब की वजह से रिसोर्सेज कम पड़ने लगी फ्रांस में, और अब लुइस 16 के सामने एक ऑप्शन बच गया, टू इंक्रीज टैक्सेस। अब टैक्स बढ़ाने का इस पर ऑप्शन बच गया। तो अब हम फ्रांस की सोसाइटी को देखेंगे।
फ्रांस की जो सोसाइटी है वो फ्यूडल सिस्टम का पार्ट थी, फ्यूडल सोसाइटी, यानी कि लैंडलॉर्ड्स का इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता था। फ्रांस का जो राजा है वो क्या करता था कि अपने लैंड का कुछ पार्ट किसी लैंडलॉर्ड के अंडर दे देगा, कुछ जो वेल्दी लोग हैं उनके अंडर दे दिया जाता था, और ये क्या करते थे, पीजेंट से टैक्स कलेक्ट करके किंग को देते थे। तो इस चक्कर में, प्रॉफिट कमाने के चक्कर में वो पीजेंट्स का ओवर एक्सप्लॉयटेशन करते थे कि ये जो बीच में इन्हें जो प्रॉफिट हो वो ज़्यादा टैक्स लेंगे पीजेंट से, और जो हिस्सा किंग को देना है कुछ हिस्सा किंग को दे देंगे और कुछ अपना प्रॉफिट निकालते थे। तो इसमें हम देखेंगे कि बहुत ज़्यादा किसानों का ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था। इसे हम कहते हैं ओल्ड रिजीम। जितनी भी फ्रांस के सोसाइटी और इंस्टीट्यूशंस होते थे 1789 से पहले, वो ओल्ड रिजीम का पार्ट थे। अब जो सोसाइटी है वो 3 स्टेट्स में बटी हुई है। अब जो इन 3 स्टेट्स में हम देखेंगे कौन से हैं, तो पहला स्टेट है क्लर्जी, यानी कि जो चर्च के मेंबर्स होते हैं, प्रीस्ट हो गए, पुजारी हो गए, पोप हो गए, ये लोग क्या होते हैं, क्लर्जी। ये फर्स्ट स्टेट इनका पोजीशन है। दूसरा हुआ नोबिलिटी, यानी कि जो राजा हैं, जो रूलर्स हैं, उनकी फैमिली, नोबल्स, ये सब इसमें आगे नोबिलिटी स्टेट में। हम देखते हैं कि जो नोबिलिटी है और क्लर्जी, ये टैक्स नहीं देते थे। इनके जन्म के बेसिस पर इन्हें प्रिविलेजेस प्रोवाइड थी, इन्हें टैक्स नहीं देना था। और जो नोबल्स हैं उन्हें फ्यूडल प्रिविलेजेस भी मिलती थी, जैसे कि वो पीजन से अपने घरों में काम करा लेते थे, अपने फील्ड में काम करा लेते थे, टू सर्व इन द आर्मी एंड बिल्डिंग रोड्स। तो ये सब भी बहुत सारे इन्हें फायदे थे, प्रिविलेजेस मिले हुए थे फ्रॉम बर्थ, मेरिट के बेसिस पे नहीं, बर्थ के ही बेसिस पे क्लर्जी और नोबिलिटी को बहुत सारे फायदे थे। सबसे बड़ा फायदा तो ये था कि इन्हें टैक्स देना ही नहीं था। इनके पास लगभग फ्रांस का टोटल 60% लैंड था। 60% हम लैंड देखेंगे कि नोबिलिटी, क्लर्जी और कुछ जो रिच मेंबर्स हैं, जैसे कि मर्चेंट्स, ये सब जो थर्ड स्टेट के मेंबर्स थे, उनका वो मिलाकर 60% लैंड पर कंट्रोल रखते हैं। बाकी का जो 40% लैंड है वो 90% पॉपुलेशन, जो कि थर्ड स्टेट के मेंबर्स हो गए, छोटे छोटे पीजेंट्स, आर्टिजन्स, उनके अंडर था। मतलब 90% पॉपुलेशन और सिर्फ 40% लैंड। तो ये हम देखेंगे इस तरह से कैसे अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन था सोसाइटी में। ऊपर से सिर्फ टैक्स का बोझ किस पर था, थर्ड स्टेट। ये दोनों मेंबर्स, क्लर्जी और नोबिलिटी, टू टैक्स देते ही नहीं थे। सारा का सारा भार जो था वो पीजेंट्स पे था। अकेले यही थे जो पूरा टैक्स प्रोवाइड करते थे। तो इसमें भी बहुत सारे टैक्स हैं। तो पहला टाइप ऑफ टैक्स है टाइथ, जो कि चर्च कलेक्ट करती थी। दूसरा है टेले, जो कि डायरेक्ट स्टेट को जाता था। तीसरा इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो कि एवरीडे कंजप्शन के जो आइटम्स होते हैं, जैसे कि फूड, सॉल्ट, टबैको, इन पर लगाया जाता था। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो थर्ड स्टेट है उसकी कंडीशन बहुत ही खराब है। सारा बर्डन टैक्स का इनके ऊपर है, और अकेले ये पूरे स्टेट के रिसोर्सेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इनका एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है। तो अब हम पढ़ेंगे सबसिस्टेंस क्राइसिस के बारे में। ये क्या है, एक एक्सट्रीम सिचुएशन है जहां पर जो बेसिक मीन्स है लाइवलीहुड के, वो खतरे में पड़ जाते हैं। तो ये सबसिस्टेंस क्राइसिस कोई ऐसी चीज़ थी जो कि ओल्ड रिजीम, यानी कि जो फ्रांस के इंस्टीट्यूशंस और सोसाइटी हैं बिफोर 1789, उसमें ये बार बार हो रही थी। ये चीज़ें, ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो रहा था जहाँ पे लोगों का जीना मुश्किल हो रहा था। देखेंगे क्या है। द स्ट्रगल टू सर्वाइव। फ्रांस की पॉपुलेशन 23 मिलियन थी 1715 में, और ये बढ़कर 28 मिलियन हो गई 1789 में। जब पॉपुलेशन बढ़ी, उस हिसाब से जो डिमांड है फूड ग्रेन्स की वो भी बढ़ी, पर फूड ग्रेन्स अवेलेबल ही नहीं थे। इस वजह से क्या हुआ, प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कम थे और उनके प्राइसेस क्या हो गए, बढ़ गए। उतना क्रॉप का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि कभी सूखा पड़ जाता था, कभी हेल स्टॉर्म्स क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर देते थे। यानी कि जो पॉपुलेशन है और जो फूड प्रोडक्शन का जो पेस है वो एक साथ नहीं हो पाया, जिसकी वजह से हम देखेंगे कि ब्रेड, जो कि स्टेपल डाइट था इन लोगों का, उसकी कीमतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। और जो वेजेस हैं, जो लेबर्स हैं जो काम करते हैं, उनके सैलरीज, वेजेस जो हैं वो भी बढ़ाए नहीं गए, जिससे कि पुअर और पुअर होते गए और रिच होते गए। इन लोगों के बीच में गैप हो गया। तो इस सिचुएशन को हम क्या कह रहे हैं, सबसिस्टेंस क्राइसिस। ये भी उत्तरदायी होगा फ्रांस के रिवॉल्यूशन में। पहले ही हमने देखा है कि स्टॉर्मिंग और बैस्टाइल के टाइम क्यों लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि ब्रेड जो है उसकी कीमतें बढ़ा दी गई थी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रीजन है। नेक्स्ट इज अ ग्रोइंग मिडिल क्लास। तो अब हम एक नए क्लास के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है मिडिल क्लास। ये एक सोशल ग्रुप है। इसके जो मेंबर्स थे वो थोड़ा संपत्तिशाली थे। ये अवेयर क्लास थी, मतलब ये पढ़ी लिखी थी और इन्हें नए आइडियाज़ का एक्सेस था। सोर्स ऑफ वेल्थ, ये थोड़े पोरस थे, हमें पता है कि संपत्तिशाली थे। तो इनके वेल्थ का सोर्स क्या था, ये ट्रेड करते थे और बहुत सारी गुड चीज़ें जो हैं उनके मैन्युफैक्चर में भी इन्वॉल्व थे, जैसे वुलन, सिल्क, टेक्सटाइल्स, इन सब में। इसके जो ग्रुप है, जो मिडिल क्लास, इसके मेंबर्स कौन कौन थे, मैन्युफैक्चरर्स, मर्चेंट्स, लॉयर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, ऑफिशियल्स।
तो इनका मानना ये था कि जो पोजीशन है इट मस्ट बी बेस्ड ऑन मेरिट, यानी कि गुण के हिसाब से लोगों की पोजीशन होनी चाहिए, ना कि बर्थ। एक तरह से हम कह रहे हैं कि जो क्लर्जी और नोबिलिटी हैं बर्थ के बेसिस पर उन्हें बहुत सारी प्रिविलेजेस थी। तो ये जो नई क्लास है जो कि अवेयर्ड क्लास थी उसे वो आर्ग्यू कर रही थी कि मेरिट के बेसिस पे लोगों की पोजीशन होनी चाहिए, ना कि प्रिविलेजेस बर्थ के बेसिस पे मिलने चाहिए। अब ये डिमांड क्या कर रहे थे कि सोसाइटी जो है वो फ्रीडम, उसे फ्रीडम मिले, इक्वल लॉज हो और अपॉर्चुनिटी, सबके लिए इक्वल कानून हो, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले और सबको आज़ादी मिले। तो ये इनकी डिमांड थी, ये जो ग्रोइंग मिडिल क्लास है। तो अब हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कॉजेज को समराइज करेंगे। तो सबसे पहले पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज। लुइस 16 जो था वो लग्जरी लविंग था, वीक विल्ड रूलर था और काफ़ी ज़्यादा इनएफिशिएंट था। हम कहेंगे कि उसकी वाइफ मैरी एंटोनिएट जो कि ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी वो काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर करती रहती थी और वो भी लग्जरी को प्रमोट करती थी। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट मेंटेन किया जाता था पैलेस ऑफ वर्साइल्स पर। ये सब कारण थे लग्जूरियस लाइफ स्टाइल किंग्स का, रूलर्स का। दूसरा फैक्टर ये है कि एम्प्टी ट्रेजरी, हम देख चुके हैं कि खजाना खाली मिला था, पैसे बहुत कम हो गए थे, बचे थे, और इनका लाइफ स्टाइल तो अलग ही चल रहा है, तो उसके भी रख रखाव पर मेंटेन करने में काफ़ी ज़्यादा खर्च हो रहा था। तीसरा फैक्टर हम कहेंगे कि जो सोसाइटी है फ्रांस की वो अनइक्वली डिवाइडेड थी। थर्ड स्टेट अकेले सारा टैक्स का बर्डन झेल रहा था। फोर्थ कॉज होगा सब्सिस्टेंस क्राइसिस, जिसमें हम देखते हैं कि फ्रांस की पॉपुलेशन बढ़ जाती है और फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन है वो मैच नहीं करता इस लेवल को, और इस वजह से ब्रेड की प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं, लोग प्रोटेस्ट करने लगते हैं। अब फिफ्थ कॉज क्या था? ग्रोथ ऑफ मिडिल क्लास, जिसमें एक एजुकेटेड अवेयर्ड क्लास क्रिएट होती है। अब इसी क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट फिलोसफर्स का रोल। तो जॉन लॉक, इनकी बुक का नाम है द टू ट्रिटिसेस ऑफ गवर्नमेंट। इसमें इन्होंने पॉइंट्स रेज किए हैं अगेंस्ट द डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन एंड द एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क। तो डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन क्या होता है? इसका मतलब है कि राजा जो है वो खुद को कहता था कि आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड गॉड इसलिए उसके बाद एब्सोल्यूट राइट्स हैं। क्या है? एब्सोल्यूट राइट्स है कि वो लोगों पे रूल कर सके, क्योंकि वो ईश्वर का प्रतिनिधि है और इसलिए उसके पास पूरा अधिकार है कि वो लोगों पर रूल कर सके। तो इसके अगेंस्ट जॉन लॉक ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं, आप लोगों को इस नाम में, डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन के नाम में, लोगों को ऑप्रेस नहीं कर सकते। फिर आते हैं रूसो। रूसो की बुक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें कहा गया है कि लोगों के बीच और राजा के बीच एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट है, किसके बीच में? जो लोग हैं, जो प्रजा है और जो राजा है। प्रजा का काम है राजा को टैक्स देना और राजा का काम क्या है? बदले में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, फूड प्रोवाइड करना और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। जब यहाँ पर हम फ्रांस में देख रहे हैं कि प्रजा जो है, जो थर्ड स्टेट है खासतौर पर, वो टैक्स दिए जा रही है और जो उनका राजा है उन्हें फूड नहीं प्रोवाइड करा पा रहा, हम देख रहे हैं कि फूड प्रोडक्शन की कैसी कमी हो गई है, ऑप्रेस किया जा रहा है लोगों को, तो फिर ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी इनके बीच हट जाना चाहिए। फिर राजा का क्या काम जब वो ये फैसिलिटीज, प्रोटेक्शन, ये सब प्रोवाइड नहीं करा पा रहा लोगों को। थर्ड है मॉन्टेस्क्यू। इनकी बुक का नाम है द स्पिरिट ऑफ लॉज। तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को प्रपोज किया गया है। तो मॉन्टेस्क्यू ने प्रपोज किया डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के बीच में पावर्स का डिवीजन होना चाहिए ताकि किसी एक के हाथ में एब्सोल्यूट पावर्स ना आ सके। तो वो क्या क्या होंगे? लेजिस्लेटिव जो कानून बनाए, एग्जीक्यूटिव जो कानून को इम्प्लीमेंट करे, और जुडिशरी जो न्याय करे। तो ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले हम देखेंगे कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। इसे मॉन्टेस्क्यू ने अपने बुक द स्पिरिट ऑफ लॉज में बताया है। तो इन फिलोसफर्स की जो आइडियाज थे इन्हें कॉफी शॉप्स में डिस्कस किया जाता था। जो इलिटरेट लोग हैं वो भी बात सुन सुनकर ये सब आइडियाज सब लोगों में फैल रहे थे और लोगों के मन में विद्रोह की भावना भर रही थी। तो हम देखेंगे कि एक तरह से ये सब फैक्टर्स के कारण विस्फोट हो जाएगा 14 जुलाई 1789 को, और किस तरह से लोग अपना विरोध जताएंगे। तो अब हम देखेंगे द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन। तो यहाँ पर कुछ ऐसे सीरीज में इवेंट्स होंगे जिसकी वजह से लोगों का सब्र का बांध टूट जाएगा एंड दे विल रिवोल्ट। तो स्टेट्स जनरल क्या थी? एक पॉलिटिकल बॉडी थी। अभी हमने देखा कि लुइस 16 ने तय किया है कि टैक्स बढ़ाने हैं। तो यहाँ पे फ्रांस का ट्रेडिशन था कि जब भी इन्हें कोई नया टैक्स बढ़ाना है तो उसके लिए स्टेट्स जनरल की सभा बुलाई जाती थी, मीटिंग बुलाई जाती थी। तो 5 मई 1789 को लुइस 16 ने असेंबली स्टेट्स जनरल की सभा बुलाई। क्यों? टू पास द प्रपोजल्स फॉर न्यू टैक्सेस। इसमें जो तीनों स्टेट्स हैं वो अपने अपने मेंबर्स भेजेंगे। तो पहला स्टेट यानी कि क्लर्जी के 300 मेंबर्स, नोबिलिटी के 300 मेंबर्स, और जो थर्ड स्टेट है उनके 600 रिप्रेजेंटेटिव, 600 रिप्रेजेंटेटिव्स इस असेंबली में गए।
ये जो थर्ड स्टेट थे, इनमें जिन मेंबर्स को एंट्री नहीं मिली थी वो थे किसान, आर्टिसंस एंड वुमेन। पीजेंट्स, आर्टिसंस एंड वुमेन वर डिनाइड एंट्री टू द असेंबली। जबकि इनका जो तकलीफ था, इनके जो दुख तकलीफ थे, इन्हें 40,000 लेटर्स में लिख दिया गया था और ये अपने साथ, जो मेंबर्स जो गए थे हॉल के अंदर, वो अपने साथ ले गए थे। तो यहाँ पर वोटिंग होनी थी कि टैक्सेस पास करने हैं कि नहीं करने। तो जो प्रिंसिपल पे वोट होता था कि हर एक स्टेट जो है उसके पास एक वोट है। फर्स्ट स्टेट के पास एक वोट, सेकेंड स्टेट के पास एक वोट है, थर्ड के पास एक वोट। इससे क्या होता था कि क्लर्जी और नोबिलिटी, जो कि प्रिविलेज्ड क्लासेस हैं, वो तो हमेशा अपने फेवर में ही वोट करेंगे और मेजोरिटी क्या आ जाएगा, इनके पास आ जाएगा। तो ये जो थर्ड स्टेट के मेंबर्स है वो चाह रहे थे कि नहीं, अब जो हर मेंबर है, ईच मेंबर है, उसे एक वोट मिले। यहाँ पर नया डिमांड रखा गया थर्ड स्टेट के द्वारा कि ईच मेंबर शुड हैव 1 वोट। तो जो किंग है लुइस 16, उसने इस प्रिंसिपल को मानने से इनकार कर दिया और जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो नाराज होकर यहाँ से चले जाते हैं। On June 20, representatives of Third Estate assembled in the hall of indoor tennis court in the grounds of Versailles Palace। तो 20 जून को जो representatives थे थर्ड स्टेट के, जो मेंबर्स थे, जो कि स्टेट जनरल की सभा से बाहर चले आए थे, वो एकत्रित होते हैं। कहाँ पर? वर्साइल्स पैलेस के इंडोर टेनिस कोर्ट में वो इकट्ठा होते हैं और अपने आप को एक यूनियन में, एक असेंबली में बदल देते हैं, नेशनल असेंबली। ये क्या था? एक समूह था, एक यूनियन था, एक एसोसिएशन था, जिसका नाम क्या रखा गया? नेशनल असेंबली। और ये ओथ, कसम खाते हैं, वो करते हैं कि वो तब तक डिस्पर्स नहीं होंगे जब तक वो फ्रांस के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना देते। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो मोनार्क के पावर्स को लिमिट करेगा, मोनार्क को उसके दायरे में रहकर काम करना होगा। तो ये नेशनल असेंबली एक पॉलिटिकल बॉडी थी जो कि वो ओथ लेती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। इसलिए इस इवेंट को टेनिस कोर्ट ओथ के भी नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि जो वर्साइल्स पैलेस का टेनिस कोर्ट था और वहां पे इन्होंने ओथ लिया था, इसलिए टेनिस कोर्ट ओथ। यहाँ पे इनके लीडर्स हम देखेंगे कि नोबिलिटी और क्लर्जी के मेंबर्स हैं। मिराबे एक नोबल था और एबेसियस ये एक क्लर्जी का मेंबर है, प्रीस्ट है। तो ये सब हम देख रहे हैं कि इन्हें सहानुभूति थी जो मेंबर्स है थर्ड स्टेट के, और उनके साथ ये खड़े थे, इन्हें ये लीड कर रहे थे। एबेसियस जो कि एक प्रीस्ट है, उसने एक पैम्फलेट भी लिखा था कि व्हाट इज द थर्ड स्टेट। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरह से लीडर्स कौन थे इस नेशनल असेंबली की फॉर्मेशन में। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मीनवाइल जब जो नेशनल असेंबली है वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में लगी हुई थी, तभी फ्रांस में सीवियर विंटर पड़ता है, बहुत ही एक्सट्रीम ठंड पड़ती है, जिसका मतलब है कि बैड हार्वेस्ट, क्रॉप अच्छे से नहीं प्रोडक्शन हो पाता है क्रॉप्स का, जिसकी वजह से ब्रेड की प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे और इसमें होर्डिंग होने लगेगी, जमाखोरी होने लगेगी सप्लाईज़ की। तो जो औरतें जो खड़ी थी दुकानों के बाहर कि उन्हें ब्रेड खरीदना है, ब्रेड चाहिए, उन्हें ब्रेड नहीं मिल पा रहा था, ऊपर से प्राइसेस बहुत हाई, तो वो गुस्सा आ जाती हैं, नाराज़ हो जाती हैं और 14 जुलाई को स्टॉर्मिंग ऑफ बैस्टाइल जैसा इवेंट हो जाता है। हमने देखा कि कैसे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, एजिटेटेड क्राउड जो है वो बैस्टाइल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इधर कंट्री साइड में, यानी कि गांव वाले जो इलाके होते हैं, उसमें ये अफवाहें फैल गई कि सैनिक की जो टुकड़ियां हैं, बैंड्स ऑफ ब्रिगेड, वो आ रही हैं उनके राइप क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करने। तभी ये जो पीजेंट्स हैं, किसान हैं, ये सब क्या लेने लगे? छोटे मोटे हथियार ले लिए जो भी इनके पास था, और कैसल, इस वर्ड का मतलब होता है कैसल, जो पैलेसेस थे वहाँ पे लैंडलॉर्ड्स के, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, लूट लिया गया। जो भी जमा किया हुआ अनाज था उन्हें लूट लिया गया। और जो मैनोरियल ड्यूज होते हैं, जिनमें रिकॉर्ड होता है कि कौन सा किसान का क्या बकाया है, क्या ड्यूज हैं, क्या मतलब चुकाना है किसको, इन सब के रिकॉर्ड्स को जला दिया गया। तो रिजल्ट क्या हुआ? हमने देखा कि कैसे स्टॉर्मिंग ऑफ बैस्टाइल होता है और कैसे जो लॉर्ड्स हैं, लैंड लॉर्ड्स, उनके महलों को भी डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है और उनको भागना पड़ता है आसपास के नेबरिंग कंट्रीज़ में, नेबरिंग इलाकों में। तो रिजल्ट क्या होगा कि राजा तो देखता है कि स्थिति अब हाथ से बाहर निकल रही है, तो वो नेशनल असेंबली को रिकॉग्निशन दे देता है और उनकी बात मान लेता है कि अब उसके पावर्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा चेक्ड रहेंगे, मतलब अब उसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर काम करना पड़ेगा। ऑन 4 अगस्त 1789 द असेंबली पास्ड अ डिक्री। इसमें क्या, 4 अगस्त को जो डिक्री पास की गई उसके अंदर क्या था कि जो फ्यूडल सिस्टम था, ऑब्लिगेशंस एंड टैक्सेस का, जो सर्विसेज प्रोवाइड करने होते थे लैंडलॉर्ड्स को, इसको अबोलिश कर दिया गया। क्लर्जी, जो चर्च के मेंबर्स थे, वो भी अपने उनके भी प्रिविलेजेस को उनसे छीन लिया गया। दे वर फोर्स्ड टू गिव अप देयर प्रिविलेजेस। ताइथ, जो कि चर्च टैक्स कलेक्ट करती थी, उसे अबोलिश कर दिया गया और जो चर्च के अंडर जो लैंड था उसे भी जब्त कर लिया गया। इस तरह से पूरे 2 बिलियन लिवर की संपत्ति अक्वायर कर ली गई नेशनल असेंबली के द्वारा। तो फ्रांस बिकम्स कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो फ्रांस जो है अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया है 1791 में। अब इसके पावर्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन चेक करेगा।
हम देखेंगे कि पावर को डिवाइड कर दिया जाता है इनटू लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में। लॉ मेकिंग यानी कि जो लेजिस्लेटिव है वो नेशनल असेंबली होगा। ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी थी, मतलब वोटर्स जो हैं ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स को वोट करते थे और वो बदले में नेशनल असेंबली के मेंबर्स को इलेक्ट करते थे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ उसमें कुछ वोटिंग राइट्स भी मिले लोगों को, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट राइट्स मिले, जैसे कि डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स। तो यहाँ पर हम बात करेंगे वोटिंग राइट्स की। तो सिटीजन्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर देती है, एक्टिव सिटीजन्स और पैसिव सिटीजन्स। जिनके पास वोटिंग राइट है वो एक्टिव सिटीजन, और जिनके पास वोटिंग राइट नहीं है वो पैसिव सिटीजन। तो एक्टिव सिटीजन्स के अंदर कौन कौन थे? ओनली मेन, जो सिर्फ मेन हैं जिनकी उम्र 25 साल से ज़्यादा है और वो एक लेबर के 3 दिन के कमाई जितना टैक्स दे सकते हैं। मतलब रिच लोग जो हैं, सिर्फ मेन हैं, 25 साल से ज़्यादा है और रिच हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं, तो वही सिर्फ वोट देंगे। बाकी जो औरतें हैं, जो विमेन हैं, और जो बाकी के मेन हैं और चिल्ड्रन हैं एंड यूथ बिलो 25 ईयर्स, ये पैसिव सिटीजन थे। इनका कोई रोल नहीं था वोटिंग में, ये वोट नहीं दे सकते थे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें वोटिंग राइट्स मिले सिर्फ एक्टिव सिटीजन्स को, ये शुरू होता है, ये डॉक्यूमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये शुरू होता है विद डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। वर्ड ही सुनिए, राइट्स ऑफ मैन। वुमेन को यहाँ पे ध्यान में नहीं रखा गया है। अब इसमें कुछ नेचुरल और इनएलिएनेबल राइट्स दिए गए, यानी कि जो जन्म से आपके राइट्स होते हैं, नेचुरल राइट्स और इनएलिएनेबल, जिन्हें स्टेट छीन नहीं सकता। तो ऐसे क्या क्या राइट्स थे? राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ओपिनियन एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो ये फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन की देन है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल सिंबल्स का यूज़ देखने को मिलता है। इनका यूज़ इसलिए किया जाता था कि जो मासेज में जो लोग हैं, जो इलिटरेट हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उन तक भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आइडियाज़, जो मैसेजेस हैं, जो अवेयरनेस क्रिएट किया जाना है, वो सब पहुँच जाए, मैसेजेस इलिटरेट लोगों तक पहुँच जाए सिम्बल्स के थ्रू। तो ये देखिए, ब्रोकन चेन। ब्रोकन चेन का मतलब होता है कि द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री। चेन टूट रहे हैं, इसका मतलब ही है कि आज़ादी मिल रही है। फिर यहाँ पर कुछ रॉड्स हैं जिनको एक जगह इकट्ठा किया गया है, ये यूनिटी को सिंबलाइज करेगा। फिर आई है विद इन अ ट्रायंगल, जो कि नॉलेज को सिंबलाइज करेगा। और फिर स्केप्टर, ये रॉयल पावर का सिंबल है। और यहाँ पर है स्नेक बाइटिंग इट्स टेल फ्रॉम अ रिंग, ये इटर्निटी को, परमानेंस को सिंबलाइज कर रहा है कि कोई बिगिनिंग और कोई एंड नहीं। फिर यहाँ पे रेड कैप है, एक रेड फ्राइजियन कैप जो है, इसका मतलब होता है, ये तब पहना जाता है अपॉन बिकमिंग फ्री। कैप वोन बाय अ स्लेव, एक स्लेव जो है जब वो आज़ाद हो जाएगा तो ये कैप पहनेगा। फिर यहाँ पर देखिए ब्लू वाइट एंड रेड, जो कि फ्रांस के नेशनल कलर्स हैं। ये इन्होंने जो क्लोथ्स पहन रखे हैं उसमें ब्लू वाइट और रेड का कॉम्बिनेशन आप देखेंगे। ये जो विंग्ड वुमेन है, ये पर्सोनिफिकेशन है लॉ को एज ए ह्यूमन शो किया गया है, पर्सोनिफाई किया गया है। ये है लॉ टैबलेट, जो कि शो कर रहा है कि सभी एक बराबर हैं, इक्वल हैं लॉ के बिफोर। नाउ फ्रांस अबोलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। अब हम देखेंगे कि फ्रांस जो है मोनार्की को अबोलिश कर देगा और रिपब्लिक बन जाएगा। तो इधर लुई 16 जो है नेशनल असेंबली और कॉन्स्टिट्यूशन को रिकॉग्निशन तो दे देता है, पर वो सीक्रेट नेगोशिएशंस में इंटर हो जाता है प्रशिया और ऑस्ट्रिया के साथ। ऑस्ट्रिया, हमें पता है कि मैरी एंटोनेट जो है वो ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी, तो इस हिसाब से ऑस्ट्रिया का जो किंग है वो लुई 16 की हेल्प करने का सोचेगा। और प्रशिया आज जो प्रेजेंट है हम जर्मनी देखते हैं, पहले वो बहुत सारे स्मॉल किंगडम्स में डिवाइडेड था, बाद में उसका यूनिफिकेशन हुआ और जर्मनी बना। तो ये जर्मन स्पीकिंग रीजन्स हुआ करते थे, उसी में से एक किंगडम था प्रशिया। तो प्रशिया और ऑस्ट्रिया दोनों ही लुई 16 इनके साथ मतलब प्लानिंग करने लगता है, प्लानिंग और प्लॉटिंग करने लगता है। बाकी किंगडम्स इसलिए भी डर गए थे कि जैसा फ्रांस में हुआ है मोनार्क के साथ, कहीं उनके साथ भी ऐसा ना हो जाए, इसलिए ये सपोर्ट देंगे लुई 16 को। तभी नेशनल असेंबली को इसकी भनक लग जाती है और वोट कर दिया जाता है नेशनल असेंबली में अप्रैल 1792 में कि ये लोग वॉर करेंगे प्रशिया और ऑस्ट्रिया के साथ। बहुत सारे लोगों ने इस आर्मी को ज्वाइन किया और ये एक राष्ट्रीय पैट्रियोटिक, मतलब जो नेशनलिस्ट फीलिंग्स वाली सॉन्ग्स होती हैं उसके साथ देशभक्ति वाली जो सॉन्ग है उसको गाते थे। इस सॉन्ग का नाम है मार्साइलेज। इसे पोइट रॉगेट डी एल ने बनाया है, कंपोज किया है, और अब ये फ्रांस का नेशनल एंथम भी है। प्रेजेंट डे में फ्रांस का नेशनल एंथम भी है। इसे पहली बार तब गाया गया जब वॉलंटियर्स कहाँ मार्च कर रहे थे, मार्साइल से पेरिस तक गए, कैपिटल तक गए, तो इसे गाया गया था पहली बार। तो अब हम बात करेंगे पॉलिटिकल क्लब्स की। अभी हमने देखा कि नेशनल असेंबली कैसी एक लीगल बॉडी थी, पॉलिटिकल बॉडी थी, और यहाँ हम देखेंगे कि उसी तरह कुछ लोग जो रिवॉल्यूशनरी लोग थे वो अपने एसोसिएशंस बनाएंगे क्लब्स के फॉर्म में। तो इसमें से एक प्रोमिनेंट क्लब था जैकोबिन्स का।
इसका नाम पड़ा है कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकोब जो पेरिस में है, उस पर जैकोबिन्स। इसके लीडर का नाम है मैक्समिलियन रॉबेस्पियर। इसके मेंबर्स जो थे वो लेस पोरस्पेरस सेक्शन थे, जैसे कि स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिशंस, शू मेकर, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर्स एंड प्रिंटर्स, सर्वेंट्स एंड डेली वेज वर्कर्स। तो ये जो छोटे छोटे मोटे काम करने वाले जो आम लोग होते हैं वो इस क्लब्स के मेंबर थे, इस क्लब के। इसमें हम खास मेंशन जाएगा सैन क्यूलोट्स को। सैन क्यूलॉट का लिटरल मीनिंग क्या होता है? दोज विदाउट नी ब्रीचेस, यानी कि जो घुटनों जो लंबी ट्राउजर्स पहन रहे हैं। नी ब्रीचेस मतलब क्या होता है? जो घुटनों की ट्राउजर्स है, उन्हें कौन पहनता है? रॉयल्टी, जो राजा हैं, जो प्रिंसेस है, वो इस तरह के ट्राउजर्स पहनते थे जो घुटनों तक ही होते थे। पर अपने आप को उनसे अलग दिखाने के लिए ये लॉन्ग ट्राउजर्स पहनने लगेंगे। ये जो मेंबर्स है सैन क्यूलॉट्स, ये क्या पहन रहे हैं? लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर्स। इनका मतलब ही होता था दोज विदाउट नी ब्रीचेस। और साथ में एक रेड कैप भी पहनते थे जो कि सिंबलाइज कर रहा है लिबर्टी को। तो समर ऑफ 1792, ये टाइम है 1792 का पीरियड चल रहा है। इस समय जो जैकोबिन्स हैं, जो जैकोबिन क्लब के मेंबर्स हैं, दे विल प्लांट अ रीशरेक्शन। रीशरेक्शन का मतलब क्या है? एक रिवोल्ट। ये विद्रोह प्लान करते हैं पैरिशियंस के साथ। अब ये जो पैरिशियंस हैं, इन्हें फूड का सप्लाई अभी भी बहुत शॉर्ट चल रहा है और प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो इससे ये नाराज़ हुए पड़े हैं। तो एक प्लानिंग की जाती है एक रिवोल्ट करने की। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 10 अगस्त दे स्टॉर्म द पैलेस ऑफ ट्यूलरीज। जो पैलेस है ट्यूलरीज का, ये इसको ध्वस्त कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और किंग को एज होस्टेस बंदी बना लिया जाता है। राजा को, लुईस 16 को ये लोग क्या करते हैं? बंदी बना लेते हैं। और जो असेंबली है, इसमें वोट किया जाता है कि पूरे रॉयल फैमिली को इम्प्रिजन किया जाएगा। इसके बाद इलेक्शंस हुए और यहाँ से जितने भी मेन थे 21 ईयर्स के अबव, दे गॉट द राइट टू वोट रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ। तो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आया कि जो वोटिंग राइट्स में कि जो मेन है और जो 21 ईयर्स अबव है, अब चाहे जो भी वेल्थ हो उनका, उन्हें वोटिंग राइट मिलेगा। यहाँ पर वुमेन को अभी भी वोटिंग राइट नहीं मिला है। अब ये जो न्यूली इलेक्टेड असेंबली थी, इसका नाम रखा गया कन्वेक्शन। अब सितंबर 1792 में फ्रांस एक रिपब्लिक बन जाता है। रिपब्लिक क्या होता है? वहां का रिपब्लिक वो कंट्री है जहां का हेड जो है वो लोगों के द्वारा इलेक्टेड पर्सन हो, तो वो रिपब्लिक होता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि फ्रांस सितंबर 1792 में कैसे रिपब्लिक बन जाता है। अब देखेंगे कि कैसे लुई 16 को सजा सुनाई जाती है ऑन द चार्जेस ऑफ ट्रेजन। देशद्रोह के चार्ज पर लुई 16 को सजा दी जाती है और 21 जनवरी 1793 को इसे पब्लिकली प्लेस डी ला कॉनकॉर्ड पे पब्लिकली सभी के सामने एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। क्वीन मैरी एंटोनेट जो है उसके साथ भी सेम चीजें होती हैं, उन्हें भी पब्लिकली थोड़े दिन बाद एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज द रेन ऑफ टेरर। हमने देखा कि कैसे जैकोबिन्स ने एक रिवोल्ट प्लान किया और पैलेस ऑफ ट्यूलरीज जो है उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया। फिर किंग को होस्टेज की तरह मतलब बंदी बना लिया गया और फाइनली किंग को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। उसके बाद जो पावर आती है वो आती है जैकोबिन क्लब के लीडर के हैंड्स में। कौन? मैक्समिलियन रॉबेस्पियर। ये जो पीरियड है 1793 से 1794, इसे याद रखा जाता है एज द रेन ऑफ टेरर। इतना ज़्यादा टेरर का माहौल है कि इसे नाम दे दिया गया है द रेन ऑफ टेरर। रॉबेस्पियर जो गवर्नमेंट है उसने काफ़ी ज़्यादा सीवियर कंट्रोल ऑफ पनिशमेंट की पॉलिसी फॉलो की। वो जिसे भी अपना दुश्मन समझता था उसे, जो एक्स नोबल थे, मेंबर्स ऑफ क्लर्जी, नोबिलिटी, और जिस पे भी उसे शक होता था उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता था और इम्प्रिजन करके मतलब अगर वो गिल्टी पाए जाते थे तो ग्यूलोटिन कर दिया जाता था। ग्यूलोटिन एक डिवाइस है जिसे डॉक्टर ग्यूलोटिन ने बनाया है। और जो मैक्समिलियन रॉबेस्पियर के सपोर्टर्स हैं, उसके खुद के सपोर्टर्स, पार्टी के मेंबर्स, वो भी मॉडरेशन मांगने लगे थे कि थोड़ा नरमी बरती जाए इन पॉलिसीज में। जुलाई 1794 में एक कोर्ट ने रॉबेस्पियर मैक्समिलियन को कन्विक्ट किया गया और अरेस्ट कर दिया गया और नेक्स्ट डे उसी डिवाइस ग्यूलोटिन पर ग्यूलोटिन कर दिया गया। मतलब जिस डिवाइस का इस्तेमाल रॉबेस्पियर लोगों को सजा देने के लिए करता था, उसी डिवाइस पर उसका भी अंत हो जाता है। अब इस रॉबेस्पियर गवर्नमेंट ने कुछ अच्छे स्टेप्स भी लिए। ये जो पीरियड है 1 साल का, द रेन ऑफ टेरर, इसमें कुछ अच्छे स्टेप्स भी किए गए थे, अच्छे काम भी किए थे, उन्हें हम देखेंगे। ही इशूड लॉज प्लेसिंग मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस। मतलब चीज़ों की कीमतों को फिक्स कर दिया गया और मिनिमम वेजेस तय कर दिए गए। मीट एंड ब्रेड वर रेशनड। जो मीट और ब्रेड है उनके पोर्शंस कितना किसको देना है, कितना अमाउंट है, फिक्स्ड कर दिया गया। प्राइसेस फिक्स्ड कर दी गई। पीजेंट्स वर फोर्स टू सेल दियर ग्रेन टू सिटीज एट फिक्स्ड प्राइसेस। अब जो पीजेंट्स हैं वो फिक्स्ड कीमतों पर ग्रेन्स को सिटीज में बेचेंगे ताकि होर्डिंग ना हो सके। पेन डी ग्लाइड। पेन डी ग्लाइड क्या था? तो ये एक इक्वालिटी ब्रेड था जो कि होल व्हीट का बना होता था। एक तरह से हम कह सकते हैं ब्राउन व्हीट। तो
एक्सपेंसिव ब्रेड के जगह जो कॉमन ब्रेड है, जो लेस एक्सपेंसिव है, उसे सभी को खाना था, ताकि सभी लोग जो है इक्वल रहे, फूड में भी सभी को इक्वालिटी मिले, सभी प्लेन ब्रेड जो है होल व्हीट का बना हुआ वही खाएंगे। उस ब्रेड का नाम है पेन डीगलाइट। अब सभी को पहले क्या बोला जाता, सर और मैडम, ये सब वर्ड्स से एड्रेस किया जाता था, संबोधन के लिए यूज किया जाता था। पर अब सब इक्वल हैं ये शो करने के लिए सिटोयन एंड सिटोयेने ये वर्ड्स यूज किए जाते थे। चर्चेस को बंद कर दिया गया और उनके बिल्डिंग्स को ऑफिसेज और कारखानाओं में तब्दील कर दिया गया। नाउ अ डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। अब हम देखेंगे कि कैसे जैकोबिन गवर्नमेंट के फॉल के बाद डायरेक्टरी जो है फ्रांस में रूल करेगी। नए कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 2 लेजिस्लेटिव बॉडीज होनी थी और एक डायरेक्टरी। डायरेक्टरी एक टाइप का एग्जीक्यूटिव बॉडी था जिसमें 5 मेंबर्स थे, एग्जीक्यूटिव बॉडी विथ 5 मेंबर्स। ये जो बॉडीज हैं, 2 लेजिस्लेटिव्स और डायरेक्टरी, ये हमेशा एक दूसरे से क्लैश में रहती थी, टकरा जाती थी, जिससे कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जैसी सिचुएशन बन गई फ्रांस में। और इससे जो मिलिट्री डिक्टेटर है नेपोलियन बोनापार्ट, उसे एक वे मिलेगा, एक रास्ता मिलेगा पावर में राइज करने का। ये था पूरा का पूरा फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब ये देखिए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने वर्ल्ड को बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें सिखाई हैं। अब इस लेगासी क्या है फ्रेंच रिवॉल्यूशन की, इंस्पायरिंग आइडियल्स क्या क्या हैं, तो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी। हम देखेंगे कि कैसे ये आइडियाज़ इंडिया तक भी पहुंची। इंडिया के जो टीपू सुल्तान है, राजा राम मोहन रॉय हैं, उन्होंने इन आइडियाज़ को रिस्पॉन्स दिया और इसके बारे में दे टॉक्ड ऑफ इट्स सिग्निफिकेंस। ये जो आइडियल्स हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, इसे हमारे प्रियम्बल में भी जगह मिली है। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि ये जो वर्ड्स आए हैं हमारे प्रियम्बल में, ये कहाँ से हैं, तो ये फ्रेंच आइडियल्स हैं। डिड वीमेन हैव अ रिवोल्यूशन, तो क्या औरतों का भी कोई रिवोल्यूशन में रोल था? तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि फ्रेंच सोसाइटी में रोल क्या था वुमेन का, पोजीशन क्या था वुमेन का। तो ये एक्टिव पार्टिसिपेंट्स थी, इन्होंने खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया रिवोल्यूशन में। ये ज़्यादातर जो वुमेन थी ये एजुकेटेड नहीं थी और ना तो इनके पास जॉब ट्रेनिंग की कोई एक्सेस थी। इनके वेजेस जो थे मेन के कंपैरेटिवली लोअर थे। अब जब रिवोल्यूशन हुआ तो इन्होंने भी एक्टिव पार्टिसिपेशन दिया और पॉलिटिकल क्लब्स वुमेन के भी बहुत सारे मिले। लगभग 60 पॉलिटिकल क्लब्स हमें देखने को मिलते हैं उस समय इन द वेक ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन। और इसमें से सबसे फेमस कौन सा था, द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। इनके डिमांड्स क्या थे कि वुमेन भी सेम पॉलिटिकल राइट्स इंजॉय करे एज मेन, द राइट टू वोट, बी इलेक्टेड टू द असेंबली एंड टू द पॉलिटिकल ऑफिस। तो इनके डिमांड्स इंपॉर्टेंट है कि वुमेन के क्या डिमांड थे। तो ये चाहती थी कि इन्हें भी सेम पॉलिटिकल राइट्स दिए जाए, जैसे कि राइट टू वोट जो मेन को मिला था, इन्हें पैसिव सिटीजन्स करार दिया गया था। तो ये भी चाह रही थी कि इन्हें भी वोटिंग का राइट मिले, ये भी असेंबली में इलेक्ट हो सके और इंपॉर्टेंट पोजिशंस होल्ड कर सके। नाउ राइट्स गिवन टू वुमेन बाय रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट लॉज इंट्रोड्यूस। तो अब हम देखेंगे कि जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट है उसने औरतों को क्या क्या राइट्स दिए। तो सबसे पहले स्कूलिंग जो है वो कंपलसरी कर दिया गया। दे वर नो लॉन्गर फोर्स्ड इनटू मैरिजेस। अब ये फोर्स्ड मैरिजेस में इंटर नहीं हो सकती थी, फोर्स्ड मैरिजेस खत्म कर दिए गए। मैरिज को एक कॉन्ट्रैक्ट बता दिया गया जो कि रजिस्टर्ड था अंडर सिविल लॉ। डिवोर्स वॉज मेड लीगल, अब ये डिवोर्स भी दे सकती थी। वुमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब्स, कुड बिकम आर्टिस्ट और रन स्मॉल बिजनेस। तो हमने पहले देखा कि वुमेन को ना तो एक्सेस था एजुकेशन का और ना ही जॉब ट्रेनिंग का। पर अब जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट है उनके स्टेप्स जो इन्होंने उठाए रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने, उनसे इन्हें फायदा मिला कि अब ये जॉब्स के लिए ट्रेन कर सकती हैं और छोटे मोटे बिजनेस चला सकती हैं। अब जो रेन ऑफ टेरर है, अब देखेंगे कि क्या क्या इनके एंटी काम हुआ, वुमेन के एंटी स्टेप्स क्या लिए गए। तो इशूड लॉज ऑर्डरिंग क्लोजिंग ऑफ क्लब्स। हमने देखा कि करीब 60 पॉलिटिकल क्लब्स थे वुमेन के, जिससे वो फ्रेंच रिवोल्यूशन में एक्टिव पार्टिसिपेशन शो कर रही थी। तो इन सब क्लब्स को क्लोज कर दिया गया, लॉज बनाए गए जिससे ये क्लोज हो गए। बैनिंग देयर पॉलिटिकल एक्टिविटी, इनके पॉलिटिकल एक्टिविटीज को कंप्लीटली बैन कर दिया गया और बहुतों को अरेस्ट और एग्जीक्यूट कर दिया गया। नाउ वुमेन वर फाइनली गिवन द राइट टू वोट इन 1946। तो हमने देखा कि पूरे रिवोल्यूशन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, फिर भी इन्हें पैसिव सिटीजन्स का दर्जा मिला, इन्हें राइट टू वोटिंग नहीं मिला, पुराने कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं और जो नया कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें नहीं। फाइनली बहुत सारे स्ट्रगल्स के बाद 1946 में जो वुमेन है फ्रांस की, उन्हें द राइट टू वोट मिला। अब इसमें एक वुमेन का आप नाम याद रखें, ओलम्पी डी गॉर्जेस। ये एक रिवोल्यूशनरी वुमेन है, तो पॉलिटिकली मोस्ट पॉलिटिकली एक्टिव वुमेन रही रिवॉल्यूशनरी फ्रांस में। तो बस इनका नाम याद रखिए। नेक्स्ट इज द अबोलिशन ऑफ स्लेवरी। तो अब हम देखेंगे कि कैसे स्लेवरी जैसे क्रूएल प्रैक्टिस को अबोलिश किया जाएगा जैकोबिन रिजीम में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फ्रांस में एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड चल रहा था यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच में। इट बिगेन इन 17th सेंचुरी।
जो बॉर्डेक्स और नेंथिस जो है ये अफ्रीकन कोस्ट पर पोर्ट्स हुआ करते थे। यहाँ से स्लेव्स को पैक कर दिया जाता था और शिप्स में, और कहाँ भेजा जाता था, अक्रॉस अटलांटिक टू द कैरिबियन। तो एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड चल रहा था। स्लेव्स को एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर रहे थे ये, उनसे काम कराया जाता था स्लेव से। अब जो कन्वेंशन थी, जो नेशनल बॉडी के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन आया नया, उसमें ये जो नेशनल बॉडी थी, नेशनल असेंबली, उसका नाम था कॉन्वेंशन। तो इसने लेजिस्लेट किया, कानून बनाया कि जितने भी स्लेव्स हैं सभी को फ्री कर दिया जाए 1974 में जैकोबिन रिजीम के अंदर। अब 10 ईयर्स लेटर जब नेपोलियन आता है 1804 में, तो वो स्लेवरी को री इंट्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, स्लेवरी को दोबारा से इस सिस्टम को री इंट्रोड्यूस कर देगा नेपोलियन 1804 में। और फाइनली हम देखेंगे कि जो प्रैक्टिस है स्लेवरी की, इसे फाइनली खत्म किया जाता है 1848 में। तो ये है थोड़ा सा स्लेवरी का पार्ट। नाउ द रिवोल्यूशन एंड द एवरीडे लाइफ। तो इसमें हम देखेंगे कि कैसे सेंसरशिप होगा, अबोलिशन ऑफ सेंसरशिप, जो प्रेस पे बैन लगाया जाता है वो सब हटाया जाएगा। डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जिसमें राइट्स मिलेंगे लोगों को, और जो फ्रेंच आइडल्स है, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी। नेक्स्ट इज कंक्लूजन। अब हम देखेंगे कि कैसे फ्रांस जो है, जो फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ और फ्रांस कैसे मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की फिर रिपब्लिक में कन्वर्ट होता है, और अब फाइनली नेपोलियन के आने से फ्रांस मिलिट्री डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो टू लेजिस्लेटिव बॉडीज हैं और डायरेक्टरी हैं, इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जैसी सिचुएशंस हो गई, जिससे नेपोलियन बोनापार्ट जो कि एक मिलिट्री मैन था, वो इसका फायदा उठाता है और अपने आप को एज फ्रांस का एम्परर घोषित कर देता है 1804 में। रोल क्या है, अपने आप को इसका रोल कैसे देखा गया, एज अ मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप, यानी कि ये पूरे यूरोप में कॉन्क्वेस्ट करके एरिया एक्सपेंड करना चाहता था, हर जगह अपना साम्राज्य फैलाना चाहता था। इसने कुछ लॉज भी इंट्रोड्यूस किए, प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है लोगों की, उसे प्रोटेक्शन दिया। यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स का सिस्टम दिया गया, डेसिमल सिस्टम। कुछ लोग इसे लिबरेटर की तरह देखने लगे, कुछ लोग इन्वेडर की तरह देखने लगे, मतलब अच्छा काम भी कर रहा है और साथ में इन्वेड भी कर रहा है। फाइनली नेपोलियन जो है ये डिफीट हो जाएगा वाटरलू में, इन द बैटल ऑफ वाटरलू इन 1815। और यहां से हम देखेंगे ये रोल रहेगा नेपोलियन बोनापार्ट का। तो हमारे चैप्टर में, एनसीईआरटी के चैप्टर में बस इतना ही दिया गया है कि कैसे फ्रेंच रिवोल्यूशन से नेपोलियन और फिर नेपोलियन का डिफीट बैटल ऑफ वाटरलू तक, तो बस चैप्टर में इतना ही है। सो इन दिस वे वी डिस्कस्ड क्लास 9th हिस्ट्रीज चैप्टर 1 विच इज द फ्रेंच रिवोल्यूशन। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।